नहीं ऑल ऑफ सडन मतलब कुछ नहीं कहीं से कुछ। कैसा होता है एक न्यूज़ चैनल में काम करना। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो आपने मच। हमें टाइम दिया। वेल हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है अपूर्व चावला और आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसी प्रोमिनेंट पर्सनालिटी से हमारे शो में जिसका नाम है लेट्स टॉक टू प्रोमिनेंट। और जो प्रोमिनेंट पर्सनालिटी आज हमारे साथ है उनसे हम बात करेंगे और ये जानेंगे कि ना कैसा होता है एक एंकर का डेली जॉब, क्या उन्हें चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं और उनके व्यू पॉइंट्स जो कि आम जनता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो टुडे आई हैव मिस अर्चना एंड मेरा मैम आपसे पहला सवाल ऐसा है कि जो आपने अपनी जर्नी स्टार्ट करी है, आपने बचपन से लेके अभी तक आपने जो अपना थॉट प्रोसेस रखा है कि मेरे को इस फील्ड में ये काम करना है, मुझे यहाँ तक जाना है, मुझे ये लेवल अचीव करना है, तो मैम उस अचीवमेंट के बारे में और अपने बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ा सा बताइए। थैंक यू सो मच अपूर्व फॉर हैविंग मी इन योर शो। बचपन में मतलब मैंने कभी मीडिया के बारे में नहीं सोचा फ्रैंकली। हमारी जनरेशन के लोग डॉक्टर या इंजीनियर बनते थे, राइट। उसके बाद कुछ नहीं, फिर ऐसे ही एक बार लखनऊ में ही रह रही थी। लखनऊ में मेरी बहुत अर्ली एज में शादी हो गई थी। देन आई वाज लिविंग इन लखनऊ। तो लखनऊ में ऐसे ही लखनऊ यूनिवर्सिटी घूमते हुए गए। लग रहा था कुछ करना है, कुछ करना है, कुछ करना है, कोई कोर्स करना है। अब समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं। ग्रेजुएशन की थी मैंने, तो ग्रेजुएशन के बाद समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। तो लखनऊ यूनिवर्सिटी टहलते टहलते गए तो वहाँ पे मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट बाहर की तरफ पड़ता है। तो जब वहाँ पे गए तो देखा तो सोचा चलो मास कम्युनिकेशन में एडमिशन ले लेते हैं। ऑल ऑफ सडन मतलब कुछ नहीं, कहीं से कोई लिंक नहीं, कुछ नहीं, कुछ करना था इसलिए हाँ वो टहलते हुए लगा। फिर वहाँ गया तो डिपार्टमेंट में पता लगा कि एडमिशन हो चुके हैं, डेट निकल चुकी है। अब लगा कि अब क्या करें। फिर उसके बाद पता लगा, वहीं पे पता लगा सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट में एक डिप्लोमा कोर्स आया है जर्नलिज्म में ही। सोचा वहाँ ट्राई करते हैं। वहाँ गए तो वो कोर्स में एडमिशन ऑन थे। वो 1 साल का डिप्लोमा कोर्स था लखनऊ यूनिवर्सिटी का और फर्स्ट बैच था वो। तो फिर उसमें एडमिशन ले लिया, राइट। तो वो वाला दौर था। तो इसके अलावा नहीं, लेकिन वहाँ पे काम करने में बहुत कुछ चीज़ें सीखा। फर्स्ट टाइम कैमरा फेस किया और इंटरव्यूज़ किए, मतलब अच्छा सीखा। 1 साल का डिप्लोमा था लेकिन उसमें अच्छा सीखा और काफ़ी कुछ सीखा। और वहीं से मेरी जर्नी शुरू हुई कह लो। ओके, और आपकी जैसे जर्नी स्टार्ट हुई फिर धीरे धीरे करके आप एक एंकर के पद तक पहुँचे। मैम उस पद तक पहुँचने के बाद क्या फीलिंग आती है और कितनी मुश्किलें आती हैं वहाँ तक पहुँचने में? पता है जब आपका सफ़र शुरू होता है ना तो आप स्टेप बाय स्टेप चलते हो, तो आपको एहसास नहीं होता कि आप यहाँ तक आ गए हो। क्योंकि जब आप कोई रास्ता शुरू करते हो, आपको वहाँ तक पहुँचना होता है, आपको पता होता है कि आपको वहाँ जाना है, तब तो आपको आइडिया होता है। लेकिन जब आप स्टेप बाय स्टेप चलते जाते हो तो आपको पता नहीं लगता, क्योंकि जर्नी होती है वो। तो मैंने कोर्स ख़त्म किया। उसके बाद दूरदर्शन में मैंने इंटर्नशिप की और लखनऊ दूरदर्शन में ही इंटर्नशिप की। लखनऊ सहारा में इंटर्नशिप की। उसके बाद लखनऊ दूरदर्शन का ये एक था एजुकेशनल चैनल है। तो सबसे पहले एंकरिंग मैंने उसमें की, एजुकेशनल चैनल में दूरदर्शन के मैंने एंकरिंग की वहाँ पे लखनऊ में। तो वो मेरा पहला कह लो प्रोफेशनल अनुभव था कैमरा फेस करने का या एंकरिंग करने का। तो मैंने सबसे पहले एंकरिंग उसमें की, बच्चों के शो से की। उसके बाद लखनऊ में ही थी तब तक। उस समय ईटीवी के एड्स आते थे, इसमें पेपर में आते थे, न्यूज़पेपर में, क्योंकि हैदराबाद में वो होता। ईटीवी का जो हेडक्वार्टर है हैदराबाद में है, तो वहाँ के लिए तो वो एक ऐड आया हुआ था। तो मेरी फैमिली ने मुझे दिखाई कि देखो ये ऐड आया हुआ है इसमें एंकर के लिए और इसके लिए निकला हुआ है। तो मैंने सोचा हैदराबाद, तो फिर ये हुआ कि चलो एक बार जाके ट्राई करते हैं। तो उसके बाद मैं हैदराबाद गई तो वहाँ पे इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू में फाइनल हो गया। लेकिन फिर उनकी शर्त थी कि अगर हो जाएगा, क्योंकि वो ट्रेनिंग देते थे, 2 महीने या 3 महीने की ट्रेनिंग थी, मैं इस वक्त भूल रही हूँ। और उस ट्रेनिंग के बाद अगर हो जाता है तो आपको हैदराबाद में ही रहना होगा। क्यों? क्योंकि किसी भी जगह पे जो एंकरिंग होती, स्टूडियोज़ होते हैं, वो हेड ऑफिस में होते हैं। ब्यूरो तो हर जगह थे लेकिन एंकर्स वहीं से, सारे जितने उनके चैनल थे सबकी एंकरिंग हैदराबाद से ही होती थी। तो हैदराबाद रहना था। और मेरे लिए जो कभी घर से बाहर ना रहा हो, घर से दूर ना रहा हो, कभी बिना फैमिली के कहीं गया ना हो, तो उस फैमिली की थी, बिजनेस क्लास थे। मेरे फादर बिजनेस करते थे, ट्रांसपोर्ट का बिजनेस, तो बिजनेस क्लास फैमिली से थी।
और उसके बाद कभी घर से बाहर ऐसे इस तरह से गई नहीं थी, कभी हॉस्टल में नहीं रही, कभी कुछ नहीं। तो बहुत बड़ा ही एक चीज़ थी कि जाके दूसरी जगह रहना। तो इंटरव्यू तक तो ठीक था, लेकिन जब उन्होंने कहा अगर हो गया तो आपको रहना होगा और 3 साल का बॉन्ड होगा आपका। कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस, मतलब कॉन्ट्रैक्ट होगा, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस नहीं था वो, सैलरी बेस्ड, लेकिन आपका 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट था कि आप छोड़ नहीं सकते। अगर आप छोड़ोगे तो फर्स्ट ईयर में इतना आपको देना होगा, सेकेंड ईयर में इतना, थर्ड ईयर में इतना। तो आई वाज लाइक कि रह तो नहीं सकती यहाँ पे कुछ भी हो। तो मैंने घर पे फिर फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे है। तो घर वालों ने खैर कुछ चीज़ों में बहुत सपोर्ट किया, दे सेड कर लो, जब मर्जी को छोड़ देना। तो मैंने कहा फिर पैसे देने पड़ेंगे, मुझे मत बोलना। तो फिर वहाँ पे फिर 3 महीने की ट्रेनिंग हुई। फिर ट्रेनिंग के बाद फिर वहाँ पे एज एन एंकर अपॉइंट हुई। पहली बार जब तक ट्रेनिंग चली तब तक ठीक था। फिर हमारी जब प्रैक्टिस शुरू हुई, जब हम ऑन एयर हुए, तो नाइट शिफ्ट में ऑन एयर होते हैं सबसे पहले, क्योंकि आपकी कोई प्रैक्टिकल कोई आपका ऐसा अनुभव होता नहीं होता है। तो सबसे पहले आप नाइट शिफ्ट में ही, क्योंकि नाइट में कम लोग देखते हैं, अगर आपने कुछ goof ऑफ कर भी दिया तो वो मैनेजेबल है। लेकिन फिर वो जो मूवमेंट होता है, वो जो एक मूवमेंट होता है जब आप ऑन एयर हो जाते हो, राइट, जब आपको क्यू मिला कान में, स्टैंड बाई क्यू, तो आपको पता है अब आप अर्चना नहीं हो, नाउ यू आर रिप्रेजेंटेटिंग एन ऑर्गेनाइजेशन, राइट। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको फील होती है। वो चेंज मैंने अपने अंदर वो उस पॉइंट से और उस पॉइंट में वो चेंज फील किया। तो वहाँ से वो बदलाव, वो पहले दिन का सफ़र 21 साल तक चलता रहा और 21 साल तक अभी भी चल ही रहा है, कह सकते हैं। मैम जैसा कि आपने बताया कि 21 साल तक मैम का करियर चलता रहा और उन्होंने इंटर्नशिप करी दूरदर्शन। जैसे ही इंटर्नशिप का नाम आता है, हम स्टूडेंट्स जो हम परस्यू कर रहे होते हैं, ये हमारे मन में बहुत इंक्विजिटिवनेस आ जाती है कि इंटर्नशिप मैम ने करी है, तो मैम से थोड़ी सी बातचीत करें। तो मैम जैसे आपने बताया 21 ईयर्स आपने किया काम, आपने वो 21 ईयर्स कहाँ पे इन्वेस्ट किए? देखो, मैंने इंटर्नशिप सहारा में की थी, सहारा समय लखनऊ में की। उसके बाद मेरा फॉर्मल जो हुआ वो पहला प्लेसमेंट ईटीवी हुआ, ईटीवी में, जहाँ से मैंने एंकरिंग शुरू की। 3 साल मैंने वहाँ पे काम किया। इंटर्नशिप की तुमने बात की थी, तो मैं सभी स्टूडेंट के लिए एक बात बताऊंगी कि जो 1 महीने की इंटर्नशिप होती है ना पूर्व, उसमें हम वो सीखते हैं जो मैंने साल भर के डिप्लोमा कोर्स में नहीं सीखा, बच्चे 2 साल का डिग्री करते हैं उसमें नहीं सीखते हैं। वो प्रैक्टिकल नॉलेज जो है ना, वो आपको तभी मिलती है, और आपको जो काम करने का तरीका है, चाहे वो टीवी मीडियम हो, चाहे वो न्यूज़पेपर हो, एक्चुअल क्या है, और वो 1 महीना मैं उस 1 साल के बराबर रखती हूँ। आप वो चीज़ें सीखते हो उसमें। 21 ईयर्स में 3 साल मैंने वहाँ निकाले। मैंने टीवी में किया, मैंने पहले दूरदर्शन में काम किया, तो दूरदर्शन है ना, उसमें मुझे पहला चेक वहीं से मिला था, दूरदर्शन से। इसलिए मैं उसको कभी नहीं भूलती हूँ, हमेशा याद रहता है। और वो 500 रुपीज़ का था मेरे एक शो का, 500 रुपये मिलता था, एक प्रोग्राम का 500 रुपये मिलता था मुझे उस समय, तो वो मुझे याद रहता है। तो उसके बाद वहाँ पे मैंने किया, लगभग 1 साल करा। उसके बाद फिर मैंने इसमें फॉर्मली मैंने शुरू किया ईटीवी के साथ। मैंने ईटीवी में करते करते फिर उस टाइम पे जनमत होता था, बाद में लाइव इंडिया के नाम से चैनल आया था। जनमत था वो टोटल पॉलिटिकल डिस्कशन का चैनल था, अधिकारी ब्रदर्स का चैनल था, वो आया था। उसमें मैंने 1.5 साल करीब काम किया, 1.5-2 साल काम किया। तब तक मुझे इंडिया टीवी से फिर कॉल आई थी। फिर इंडिया टीवी से कॉल आई, तो फिर लगा कि हाँ अच्छी ब्रांड है, चलते हैं। फिर उसके बाद वहाँ ज्वाइन किया। फिर 14 साल मैंने इंडिया टीवी में काम किया। तो इंडिया टीवी में काम करने के बाद फिर करते करते लगा था कि अब 18-19 साल तब मुझे हो गए थे। हाँ, मुझे तकरीबन 20 साल हो गए थे काम करते हुए। इंडिया टीवी जब मैंने छोड़ा तो मैं तकरीबन 20 साल हो गए थे काम करते हुए। तो लगा कि अब बहुत कर लिया है, अब कुछ नया करते हैं, या तो अब हो गया। फिर एक नया चैनल आ रहा था, न्यूज़ इंडिया। तो फिर उस चैनल में मैं एज अ पॉलिटिकल एडिटर मैंने ज्वाइन किया। उसमें वहाँ मैंने काम किया, नया चैनल था, वहाँ पर डिजिटल की जिम्मेदारी भी देखी, निभाई, पॉलिटिकल हेड थी तो वो भी देखा। तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे करने के बाद उसके बाद फिर मैंने इंडिया न्यूज़ में आई। फिर वहाँ पे एज अ कंसल्टिंग एडिटर मैंने काम किया। देन उसके बाद वहाँ काम करते करते लगा कि अब हो गया, अब रास्ता कुछ और लेना है, सैचुरेशन पॉइंट आ गया, तो बस किसी और रास्ते की तलाश में निकल गई। देन मैम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं आता हूँ कि मैम फ्रीबीज का कल्चर स्टार्ट हुआ है, और जो हमारी रूलिंग गवर्नमेंट है उन्होंने एक बढ़िया सा नाम दिया है इस फ्रीबी कल्चर को, रेवड़ी कल्चर। तो ये जो रेवड़ी कल्चर, फ्रीबी कल्चर चालू हुआ है, और हम करंटली अगर देखें कि जो अभी इलेक्शंस हुए हिमाचल के और गुजरात के, आप पार्टी ने बहुत ही
अपना दम लगा के, जिसे हम आसान भाषा में कह सकते हैं, इलेक्शंस पे फोकस किया। बहुत सारे उस पूरे अपना मैनिफेस्टो निकाल दिया, बहुत सारी बातें करी, वादे करे। एक और बार फ्रीबी रेवड़ी कल्चर का उन्होंने वहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया, लेकिन काफ़ी ही हार, जो उनको बहुत बड़ी हार मिली है। तो ये क्या फ्रीबी कल्चर कितना सही है, कितना गलत है, और कितना आगे जाना चाहिए या कहीं रुकना चाहिए? फ्रीबी तुरंत बंद होना चाहिए। और हिमाचल में आम आदमी पार्टी ने बहुत उससे चुनाव नहीं लड़ा, वो तो बहुत पहले उससे बैकआउट कर गए थे, क्योंकि उनको समझ में आ गया था वहाँ कुछ ज़्यादा है नहीं। और दूसरी चीज़ एक मुझे ये भी लगती कि उनको लग रहा था कि दो तरफ अपनी शक्ति लगा नहीं पाएंगे, तो उन्होंने कॉन्सेंट्रेट किया गुजरात में। हिमाचल में उनकी तो पार्टी भी एक तरह से ख़त्म ही हो गई थी बाद में। हालांकि 1.1% वोट वो उन्हें हिमाचल में मिल पाया। लेकिन ये फ्रीबीज तुरंत बंद होना चाहिए। फ्रीबीज, लोगों को आप काबिल बनाइए ना, लोगों को काम दीजिए, उनको आलसी नकारा मत बनाइए कि आप घर बैठिए, हम आपको सब मुफ्त में देंगे, आपका जीवन चलेगा। देश डूब जाएगा, लोगों का जीवन कैसे चलेगा? ये फ्री दे दे के देश खत्म हो जाएगा, कहां से आएगा? मतलब क्यों? आप लोगों को सुविधा दी, आप लोगों को नौकरी दीजिए, काम दीजिए, प्रोवाइड कराइए, और उनको खर्च करने की कैपेसिटी उनके अंदर पैदा करिए। अगर लोगों के अंदर खर्च करने की कैपेसिटी है तो वो अपने आप, उनको जरूरत ही नहीं फ्री की। आप फ्री की लत तो मेरे तो वो लगता है जैसे घर में बच्चे होते हैं, हम उनको कहें कि अब तुम कोई नौकरी मत करो, घर में पड़े रहो, हम तुम्हें बैठा के खिला रहे हैं, कि कब तक खिला लेंगे? एक दिन घर ही डूब जाएगा, रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे। वही चीज होगी और वही हो रही है। तो ये कल्चर, और ये आज से नहीं है, ये साउथ में पहले देखो टीवी दिया जाता था, ये दिया जाता, तो मतलब, लेकिन वो चीजें होती थी ना, एक बार दे दी, राइट। लेकिन अब आप ये कह रहे हो कि आप बिजली मुफ्त होगे, आप पानी मुफ्त होगे, आप स्कूल मुफ्त कर दोगे। स्कूल में जिन बच्चों को जरूरत है उनके लिए सरकारी स्कूल भी हैं, वो स्कूल में शिक्षा दीजिए, आप पढ़ाइए, मुफ्त उनको दीजिए जिनको जरूरत है, जिनको नहीं। अब कोई मुझे कहे कि आपको बिजली फ्री है, क्यों मुझे बिजली फ्री है? क्यों मुझे बिजली, आई कैन पे फॉर द इलेक्ट्रिसिटी, क्यों फ्री हो मुझे? तो मुझ जैसे कितने लोग हैं जिनको जरूरत है। हर जगह सोशलिस्ट जो योजनाएं बनती हैं, जो लोगों के जो गरीबों की या जो जरूरतमंदों के, उसमें वो इसी हिसाब से बनती है कि जो जरूरत, जो नीचे का तबका उसको पहुंचे, लेकिन जिसको नहीं जरूरत है उसको नहीं मिलना चाहिए। और हर व्यक्ति मिनिमम खर्च करने की, दिल्ली में जो लोग रह रहे हैं उनका जो आय है, जो उनका एक एवरेज जो उनकी इनकम है, वो इतनी है कि वो मिनिमम बिजली का, मिनिमम पानी का इतना दे सकते हैं। किसी को अगर, वैसे सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए बच्चे उसमें पढ़े, आप स्कूल में, आप सरकारी स्कूल में एजुकेशन का लेवल सुधारो ताकि बच्चे उसमें पढ़ पाए, वो बेहतर है। या आप ये कह दो फ्री में देंगे आपको। पर मैम, जिनको ज़रूरत है, मतलब जो कुछ हद तक नहीं कर पाते, तो उनके लिए तो योजनाएं हैं ना, उनके लिए तो बननी चाहिए। उनको तो फ्री राशन भी मिला। अब अगर कोई कहे कोविड में फ्री राशन क्यों फ्री राशन दिया सरकार ने, अभी तक दे रही थी, वो रीजन है कि उस वक्त लोग भूखे मर जाते हैं, है ना। वो तबका है जो रोज कमाता, रोज खाता है, वो कमाने के लिए घर से नहीं निकल पा रहा था, तो वो लोग क्या करते? उनको फ्री में देना उस वक्त जरूरी था राशन, लेकिन जिंदगी भर आप नहीं दे सकते, और देना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति कमा सकता है, खा सकता है। बाकी जिनको जरूरत है, अब जैसे जब वैक्सीन की बात थी, वैक्सीन सबके लिए फ्री क्यों हो? मैं वैक्सीन लगवा सकती हूँ, मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो कि आप 500 रुपए, 1000 रुपए की वैक्सीन नहीं लगवा सकते, बिल्कुल लगवा सकते हैं। तो हम जैसे लोगों को क्यों फ्री मिले? लेकिन बहुत लोग हैं जो नहीं लगवा सकते, तो उनको मिलनी चाहिए। मैम, स्टैट्स पे आते हैं थोड़ा सा, कि जो हमारी इंडेक्स में रैंकिंग है, इंडियन मीडिया की मैं बात करूँ, इंटरनेशनली जो उसकी रैंकिंग है, वो रैंकिंग सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। क्योंकि हम ऑब्वियसली देखेंगे कि इंडिया कितना बड़ी कंट्री है और काफ़ी सेक्टर्स में इंडिया आगे जा रहा है, तो ये सेक्टर में इसकी रैंकिंग में हम इतना पीछे क्यों हैं? वो इतना क्यों आ रहा है? कहाँ पे हम लैग कर रहे हैं? कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है? ये तय कौन करता है ना, इस पर डिपेंड करता है ना। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एजेंडा चलाते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो भारत जिस तरह से आगे जा रहा है, जिस तरह से भारत को सुना जाता है, जिसको एक समय पे कहा जाता था कि बिल्कुल सी ग्रेड की कंट्री समझा जाता था, मतलब कहीं पे कोई रिस्पेक्ट नहीं थी कहीं पे, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं। मुझे लगता है कि मैं इस रैंकिंग में पढ़ती ही नहीं। मैं ये देखती हूँ कि हमारा इंटरनल, हमें सुधार की क्या ज़रूरत है। ऐसा नहीं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी जिसमें काम की ज़रूरत है, लेकिन ये हमारे यहाँ लोकतंत्र है, हर व्यक्ति को अधिकार है कुछ भी कहने का। जो लोग कहते हैं ना लोकतंत्र खत्म हो गया, तो वो देखें जो कहते हैं खत्म हो गया, वो सबसे ज़्यादा उल्टी सीधी चीज़ें लिखते हैं, और वो आज भी लिख पा रहे हैं, उसके बाद भी ये कहते हैं कि लोकतंत्र खत्म हो गया। ये अपने आप में मतलब कितना कॉन्ट्राडिक्टरी है कि आप ये लिख पा रहे हो
और तो यही चीज़, इसी से आप समझ लो कि लोकतंत्र है या लोकतंत्र खत्म हो गया, ये अपने आप में बताता है। मैम एक पॉइंट जैसा आपने बोला था कि इंटरनली सुधार कर ले, तो अगर इंटरनली सुधार हम कर लेते, हमने अपनी मेहनत से रैंकिंग्स को साइड करके जो हमने इंटरनल ग्रोथ करी, उससे ऑब्वियसली चीज़ें ऊपर जाएंगी, हमारी रैंकिंग भी अपने आप सही हो जाएगी। पर स्टिल हम पीछे ही रह रहे हैं काफ़ी सालों से। नहीं, मैं कहती हूँ हम किसी के ठप्पे से क्यों इतना वो होते हैं, प्रभावित होते हैं? हाउ डज इट मैटर फॉर अस? वो ठप्पा दे के खुश रहे ना। हम कब इस मानसिकता से बाहर निकलेंगे कि जब तक हम कहीं से वेरीफाइड नहीं होंगे तब तक हम एक जगह नहीं पहुंचेंगे। आई पर्सनली फील दैट वी डोंट नीड एनी काइंड ऑफ ठप्पा, एनी काइंड ऑफ सर्टिफिकेशन फ्रॉम एनी प्लेस। हम जो हैं, हमें अपने में काम करना चाहिए, अपने में सुधार करना चाहिए, लेकिन हमें ऐसा नहीं, क्योंकि बहुत सारे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से ठप्पे मिलते हैं। ऑलराइट मैम, एक अनदर व्यू पॉइंट्स और इतना सब कुछ आज हमको जानने में मिला कि एक एंकर बनना क्या होता है, उनके व्यू पॉइंट्स कितने महत्वपूर्ण होते हैं कंट्री के लिए, कौन सी पार्टी में कहाँ पे हमको कितना ध्यान देना चाहिए, कितना ध्यान हमें कहाँ नहीं देना चाहिए। तो स्टूडेंट्स के बारे में मैम ने हमको बताया है और अपने करियर के बारे में हमको मैम ने इस इंटरव्यू में बताया। तो हम लोग काफ़ी लकी फील करते हैं ये सारे पॉइंट ऑफ व्यूज़ को अपने दिमाग में फ्रेशन अप और लेकर। तो आई वुड लाइक टू थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, Thank you so much, हमें टाइम Apoorv. दिया। एंड दिस इज़ अपूर्व साइनिंग ऑफ।